अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक शॉर्ट एसे को अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे हमें उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये जो टॉपिक है ये पहले भी मुख्तलिफ पाकिस्तान के एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। और ये 300 से 450 वर्ड्स के जो एसेज होते हैं उनके लिए आपको काफ़ी हेल्प फ्राहम करेगा। तो लेट्स सी। टॉपिक है रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये जनरल भी आ सकता है, स्पेसिफिक पाकिस्तान से रिलेटेड भी आ सकता है। दोनों को करने का तरीका तो एक जैसा ही होता है। बस पाकिस्तान में आप पाकिस्तान पे फोकस्ड रहोगे और जनरल में आप जनरल पे फोकस्ड रहोगे। अलबत्ता आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल भी दे सकोगे, बाकी तरीका सेम ही होता है। चलिए इसको करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता है, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है कि स्टेप नंबर 1 कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं टॉपिक को। अंडरस्टैंडिंग टॉपिक। देखिए, जब हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें ये फायदा होता है कि हमारे लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करना आसान हो जाती है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग टॉपिक इज इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक को कीवर्ड्स में ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, ब्रेक टॉपिक इनटू कीवर्ड्स। ठीक है, की वर्ड्स। ये अब इस टॉपिक में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं अभी देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमारे पास है रोल। रोल तो आसान है इसको, लेकिन हम कर लेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है यूथ। तीसरे नंबर पे हमारे पास है नेशनल डेवलपमेंट। चौथे नंबर पे हमारे पास है पाकिस्तान। तो इसके अंदर हमारे पास अगर हम देखें, यूथ, रोल, नेशनल डेवलपमेंट, पाकिस्तान, ये 4 चीजें हैं। पाकिस्तान तो एक कंट्री है, हमें उसका मालूम है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं रोल। रोल किसको कहते हैं, रोल का क्या मतलब होता है। रोल का मतलब जो होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कुछ लोग रोल को कहते हैं कंट्रीब्यूशन, कि क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल है कंट्रीब्यूशन। और कुछ लोग इसको कहते हैं इन्वॉल्वमेंट, किसी काम में इन्वॉल्व होना। तो रोल को इन 3 एस्पेक्ट से लिया जाता है। यानी कि रोल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या रोल का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, या रोल का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रीब्यूशन, इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम आखज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास वर्ड आया था यूथ। यूथ किसे कहते हैं, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। यूथ का मतलब क्या होता है, यूथ का मतलब है पीपल जो कि जिनकी एज कितनी होती है, एजिड 15 to 30, जो कि मेजोरिटी है पाकिस्तान में। कितनी है, 60% अबव है ये वाली पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हमें समझ आ गई वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि 60% अबव है, मतलब मेजोरिटी यूथ है। अच्छा, अब देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। नेशनल डेवलपमेंट ये किसको कहते हैं। देखिए, नेशनल, इसमें एक लफ्ज है नेशनल, दूसरा है डेवलपमेंट। यानी कि नेशन की डेवलपमेंट किस चीज से होती है। देखिए, नेशन की डेवलपमेंट जो होती है उसकी इकोनॉमी से होती है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नेशनल डेवलपमेंट कहलाती है। इसी तरीके से आप इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी मर्जी। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नेशन की डेवलपमेंट की एक अलामत होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि नेशन क्या है, डेवलप्ड है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको और क्या कह सकते हैं, एजुकेशन, यानी कि लिटरेसी रेट, क्वालिटी एजुकेशन बल्कि कर देते हैं, सिर्फ एजुकेशन सही नहीं रहेगा। क्वालिटी एजुकेशन, यानी जिस माशरे में क्वालिटी एजुकेशन होती है, ये भी किसकी जमानत होती है, नेशनल डेवलपमेंट की जमानत होती है। अच्छा जी, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस यानी कि पीस का होना,
क्राइम्स का ना होना, जेंडर इक्वालिटी होना, उसके अलावा जो है वेलफेयर स्टेट होना, फ्रीडम्स होना, ये सब कुछ सोशल उसमें प्रोग्रेस में आ जाते हैं। अच्छा जी, साथ साथ इनोवेशन, यानी कि वो इनोवेट भी कर रही हो नई नई चीजों को। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गई। देखिए टॉपिक रोल का मतलब हमें पता चल गया, रोल किसे कहते हैं। रोल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रीब्यूशन, इन्वॉल्वमेंट। यूथ का मतलब होता है 15 से 30 साल के दरमियान जो लोग होते हैं, जो कि पाकिस्तान की मेजोरिटी है। फिर नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्वालिटी एजुकेशन, सोशल प्रोग्रेस, इनोवेशन। हमने टॉपिक को समझ लिया, यानी टॉपिक पूछ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, या यूथ क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, या यूथ कैसे इन्वॉल्व हो सकती है नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीजें बेसिकली एग्जामिनर हमसे क्या कर रहा है, एग्जामिनर हमसे इन चीजों के बारे में पूछ रहा है। चलिए जी, हमें टॉपिक तो समझ आ गया। अब हम देखते हैं हमने इस पे कैसे माइंड मैपिंग करनी है, यानी कि हम इस टॉपिक के कितने एस्पेक्ट्स बना सकते हैं, हमने इस टॉपिक को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारा? स्टेप नंबर 2 विल बी, दैट वुड बी, पहले माइंड मैपिंग करेंगे। जब हमें समझ आ जाएगी कि हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं इस टॉपिक के, फिर हम क्या करेंगे, रैपिड ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो कि मैं आप लोग को सिखा चुका हूं और मैंने इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। अब आपको समझ आएगी कि इसका क्या फायदा होता है। देखें, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है यूथ डेवलपमेंट, यूथ, रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले पॉलिटिक्स में, यानी पॉलिटिक्स, हम पीरेस्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। पीरेस्ट फार्मूला, पीरेस्ट फार्मूला क्या था? पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, रिलीजियस, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। हम इन एस्पेक्ट्स को देखते हैं माइंड मैपिंग में, फिर इन पे क्या करेंगे, रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो यूथ क्या रोल प्ले कर सकती है पॉलिटिक्स के अंदर? पॉलिटिक्स यानी पॉजिटिव रोल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या रोल प्ले कर सकती है, हम जल्दी जल्दी लिखते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस को वो क्या कर सकती है, प्रोमोट कर सकती है, स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस आ सकता है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन, उसकी वजह से क्या हो सकती है, पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और क्या हो सकता है, वोटर टर्नआउट, इसकी वजह से वोटर टर्नआउट जो है वो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक्टिविज्म, वो ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट कर सकती है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेंथ, मेजोरिटी है। और क्या कर सकती है, और उसके अलावा पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना, मॉडर्न या न्यू आइडियाज को ले ला सकती है। इनोवेशन, पॉलिटिक्स के अंदर इनोवेशन ला सकती है। ठीक है, जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ वोटिंग सिस्टम एटसेट्रा। तो ये सारे काम वो कर सकती है। तो हमने रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पे कर ली, यूथ की रोल के ऊपर, पॉलिटिक्स में वो क्या क्या रोल प्ले कर सकती है या कर रही है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा इकोनॉमिक। तो हम देखते हैं इकोनॉमिक में वो क्या क्या रोल प्ले कर सकती है। इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, इकोनॉमी में वो क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं। अब इस पे भी हम क्या करेंगे, रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ठीक है, रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो चलिए इस पे करते हैं। सबसे पहले वो क्या कर सकती है, इनोवेशन, इकोनॉमिक्स के अंदर वो इनोवेशन ला सकती है। दूसरे नंबर पे क्या कर सकती है, अच्छा, एक तो चीज वो कर रही है, लेबर फोर्स है वो बहुत बड़ी लेबर फोर्स है पाकिस्तान में, 60, मोर देन 60% तो यूथ है। अच्छा, और इंटरप्रीनियोरशिप को क्या कर सकती है, प्रोमोट कर सकती है, इंटरप्रीनियोरशिप को प्रोमोट कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा और क्या कर सकती है, इसके अलावा एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकती है पाकिस्तान की, इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद कर सकती है पाकिस्तान की। ठीक है, उसके अलावा और क्या कर सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ का सबब बन सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके इकोनॉमी में फायदे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं और क्या चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे सोसाइटी को देख लेते हैं। इन्वायरमेंट, रिलीजन और इन्वायरमेंट को नहीं, सोसाइटी को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैराग्राफ नहीं है, तो इसलिए हम कम पैराग्राफ पे ही फोकस रखते हैं। अच्छा, अब सोसाइटी को देख लेते हैं। सोशल स्फेयर में वो क्या कर सकती है, लेट्स सी क्या करेगी। सबसे पहले सोसाइटी में वो क्या कर सकती है, वॉलंटियर कर सकती है अपने आप को अच्छे कामों के लिए, वॉलंटियरिज्म। ठीक है, अच्छे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती है। और क्या कर सकती है,
एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को फरोग दे सकती है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको यूथ चाहिए ना, यूथ आगे क्वालिटी एजुकेशन देगी, तो यूथ आपके पास मौजूद है। अच्छा, सोशल रिफॉर्म्स में अपना रोल प्ले कर सकती है, सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकती है, प्रोमोट टॉलरेंस, टॉलरेंस को प्रोमोट कर सकती है। और क्या कर सकती है, प्रोमोट हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी को प्रोमोट कर सकती है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोमोट, और क्या प्रोमोट कर सकती है, प्रोमोट पीस, पीस को प्रोमोट कर सकती है। क्राइम्स के खिलाफ कैंपेन चला सकती है, ड्रग्स एडिक्शन के खिलाफ कैंपेन चला सकती है, तो सोशली बहुत सारे काम कर सकती है। जेंडर इक्वेलिटी के लिए जो है ना अवेयरनेस कैंपेन चला सकती है, तो बहुत पावर है। अच्छा, उसके अलावा तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी में यूथ क्या कर सकती है, इनोवेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी में तो यूथ की सबसे बड़ी पावर क्या है, यूथ जो है वो इनोवेट करती है चीजों को, पूरी दुनिया में यूथ इनोवेशन करती है। तो यहाँ पे आप देखो, नए स्टार्टअप्स कर सकती है, नई नई चीजें स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल स्किल्स, डिजिटल डिजिटल स्किल्स डेवलप कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकती है, टेक्नोलॉजी को यूज डिजिटाइजेशन कर सकती है, डिजिटाइजेशन तमाम पाकिस्तान के इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, तमाम जो स्फेयर्स हैं लाइफ के, उनको डिजिटाइज करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। टैक्स सेवी है, टेक्नोलॉजी को समझती है, ठीक है। तो ये इतनी ज्यादा चीजें कर सकती है। अच्छा, इन्वायरमेंट का भी हम लिख सकते थे, बट क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा पैराग्राफ की गुंजाइश नहीं है 300 वर्ड्स के ऐसे में, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर रहा। अदरवाइज इन्वायरमेंट में भी आप रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते थे। तो इस तरीके से आपने रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं यूथ को क्या चैलेंजेस है, व्हाट यूथ के चैलेंजेस क्या है, ये भी देख लेते हैं। चैलेंजेस यूथ, क्योंकि हम रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो चैलेंजेस को भी देख लेते हैं, यूथ के क्या चैलेंजेस है। अच्छा जी, यूथ के जो पाकिस्तान में चैलेंजेस है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मसला है पाकिस्तान में यूथ का। दूसरा मसला क्या है यूथ का, ड्रग एब्यूज, पाकिस्तान में ड्रग एब्यूज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, लेक ऑफ प्लेटफॉर्म्स, उनको जो है ना प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते जहां पे वो अपनी इनोवेशन दिखा सके, अपने क्रिएटिविटी दिखा सके, ठीक है। लेक ऑफ प्लेटफॉर्म्स ये है जहां वो अपने पोटेंशियल दिखा सके। अच्छा, उसके अलावा क्या है, लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, लेक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मसला है उनके लिए, एटसेट्रा। तो देखो, अब हमने टॉपिक को मुख्तलिफ एंगल से क्या किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, ठीक है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं कि आगे हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमने क्या किया, हमने रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, हमारे पास काफी आइडियाज आ गए। अब हमने थीसिस स्टेटमेंट बनाना है, जो हमने आइडियाज जनरेट किए हैं इन्हीं की बुनियाद पे अब हम थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। तो दिस इज द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, कि हम इसका थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई कॉमन, कॉमन पॉइंट्स, यानी कौन से पॉइंट्स हैं जो कॉमन है। देखें, सबसे पहले तो हमें क्या पता चला, यूथ की कुछ बातें पता चली। यूथ, यूथ क्या है, यूथ जो है डायनामिक है, डायनामिक है। और यूथ क्या है, न्यूमरस है। मतलब एक तो यूथ डायनामिक है, ऊपर जो हमने किया उससे पता चला, क्योंकि इनोवेशन कर रही है, डिजिटाइजेशन कर रही है। उसके अलावा जो है ना रिफॉर्म्स ला सकती है, उसके अलावा जो है ना न्यू आइडियाज हैं उसके पास। तो ये सारी चीजें उसको डायनामिक बनाती है। तादाद ज्यादा है, न्यूमरस है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, टेक्नोलॉजी को समझती है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं डिजिटल लिटरेट है, डिजिटली, डिजिटली लिटरेट, यानी टेक्नोलॉजी को समझती है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, सोशली अवेयर है, अवेयर है, ये इसकी स्ट्रेंथ्स है, ठीक है। और वीकनेसेस क्या है, वीकनेस ये है अंडर यूटिलाइज्ड है, यानी कि पाकिस्तान में इसको अभी भी सही तरीके से यूटिलाइज्ड नहीं किया जा रहा, तो ये एक मसला आ रहा है। उसके अलावा और क्या मसला, क्यों यूटिलाइज, अंडर यूटिलाइज है, ड्यू टू पुअर पॉलिसीज, पुअर पॉलिसीज की वजह से क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड है। एंड लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वही लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी पुअर पॉलिसीज में ही आ जाते हैं ना। तो ये दोनों हो गए। अब हम इसका बनाते हैं थीसिस स्टेटमेंट, कि क्या थीसिस स्टेटमेंट बन सकता है। तो लेट्स स्टार्ट।
थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पे हम यूथ को एज अ प्लूरल ले रहे हैं, तो एज अ प्लूरल में यूथ का हम थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं, यूथ बूस्ट नेशनल डेवलपमेंट, या यूथ ड्राइव, चलो ड्राइव अच्छा लफ्ज है, ठीक है, यूथ ड्राइव, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे कि यूथ ड्राइव करती है नेशनल, रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट था ना, तो हम उसको आंसर दे रहे हैं कि भाई जो टॉपिक है उसका आंसर हम बना रहे हैं, यूथ ड्राइव नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि ऊपर हमें पता चला है यूथ तो बड़े काम की चीज है, यूथ तो बहुत चीजें कर सकती है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली, रिलीजियसली, इन्वायरमेंटली, हर फील्ड में यूथ जो है ना कमाल कर सकती है अगर यूथ को अपॉर्चुनिटीज दी जाए, तो यूथ ड्राइव नेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, कैसे? इकोनॉमी में बेहतरी लाके, बाय प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, या बाय शेपिंग इकोनॉमी कर देते हैं, बाय शेपिंग इकोनॉमी। अच्छा, फिर पॉलिटिक्स का लिख देते हैं इकोनॉमी। अच्छा, पॉलिटिक्स को क्या कर सकती है? पॉलिटिक्स या हम सोशल कर देते हैं पहले, मतलब सोसाइटी सोशली रिफॉर्म्स लाती है, तो रिफॉर्मिंग सोसाइटीज, ठीक है, रिफॉर्मिंग सोसाइटीज है। उसके बाद हम पॉलिटिक्स को ले आते हैं, डेमोक्रेसी को कर देते हैं, एंड सस्टेनिंग डेमोक्रेसी, एंड सस्टेनिंग सस्टेनिंग पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, ठीक है, सस्टेनिंग डेमोक्रेसी। अब देखें, हमने बिल्कुल क्लियर अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख दिया है, यूथ ड्राइव नेशनल डेवलपमेंट बाय शेपिंग इकोनॉमी, रिफॉर्मिंग सोसाइटीज एंड सस्टेनिंग डेमोक्रेसी। क्वेश्चन टॉपिक क्या था? रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमने आंसर दे दिया कि यूथ ड्राइव नेशनल डेवलपमेंट बाय शेपिंग इकोनॉमी, वो इकोनॉमी को शेप करती है, सोसाइटीज को रिफॉर्म करती है, सस्टेनिंग डेमोक्रेसी। अच्छा, हम और भी ज्यादा चीजें बता सकते थे, बट हमारे पास वर्ड लिमिट है, हमने 300 वर्ड्स के दरमियान टॉप ऐसे करना है, इस वजह से हमारे पास इतने पैराग्राफ नहीं होंगे कि हम हर चीज को एक्सप्लेन करें, इसलिए हमने इसको महदूद रखा है बस 3 चीजों तक। अगर हमारे पास ज्यादा वर्ड्स होते फिर तो हम इसको अच्छी तरीके से ओपन करके मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में बताते कि यूथ किस तरीके से एजुकेशन में इनकलाब ला सकती है, पॉलिटिक्स में इनकलाब ला सकती है, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी ला सकती है, किस तरीके से करप्शन को खत्म कर सकते हैं, फिर हम इसको खींचते। बट अब हम खींचेंगे नहीं, बस हम 3 चीजों पे इक्तिफा करेंगे, ठीक है। चले जी, हमने स्टेप नंबर 3 में क्या किया, हमने बड़ा ही जबरदस्त किस्म का एक थीसिस स्टेटमेंट बना लिया है छोटे एसे के लिए, जो कि 300 वर्ड का एसे है। अब हम आउटलाइन बनाएंगे, तो हमारा स्टेप नंबर 4 क्या होने वाला है? हमारा स्टेप नंबर 4 है कि वी हैव टू मेक आउटलाइन। चले जी, स्टेप नंबर 4। और आउटलाइन किस बुनियाद पे होगी? हमारे थीसिस स्टेटमेंट की बुनियाद पे होगी। तो देखते हैं, स्टेप नंबर 4, आउटलाइन। अब आउटलाइन में सबसे पहला हम क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। ये हो जाता है हमारा आउटलाइन का पहला पैराग्राफ, ठीक है। आउटलाइन का दूसरा पैराग्राफ में क्या लिखूंगा? हम देखें, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है शेपिंग इकोनॉमीज, तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, पैराग्राफ नंबर, हमारा जो आउटलाइन के बाद जो पैराग्राफ होगा दूसरा पैराग्राफ, उसमें हम लिखेंगे कि यूथ अपना रोल कैसे प्ले कर सकती है, रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय, अब यहां पे हम 2 कर देते हैं, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ हमारा क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा बाय शेपिंग इकोनॉमीज या इकोनॉमी, ये पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ इसमें हमारा क्या आ जाएगा? हमने बोला था, ऊपर लिखा हुआ है थीसिस स्टेटमेंट, रिफॉर्मिंग सोसाइटीज बाय रिफॉर्मिंग सोसाइटीज। अच्छा, फिर हम क्या पैराग्राफ किस चीज पे लिख सकते हैं? हमने थीसिस स्टेटमेंट में दिया हुआ है बाय सस्टेनिंग
डेमोक्रेसी। और फाइनली हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, कंक्लूजन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्शन हो जाएगा, पैराग्राफ नंबर 2 शेपिंग इकोनॉमी हो जाएगा, पैराग्राफ नंबर 3 रिफॉर्मिंग सोसाइटीज हो जाएगा, पैराग्राफ नंबर 4 हमारे पास सस्टेनिंग डेमोक्रेसी हो जाएगा, और कंक्लूजन क्या हो जाएगी हमारे पास, सिंपली पैराग्राफ नंबर 5 हो जाएगा। और अब हम कैसे इसको लिख सकते हैं, मैं इसका भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने इंट्रोडक्शन लिखना है ना, मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ कि, ये देखिए जी, सबसे पहले हम लगाएंगे हुक। ठीक है, हुक में हम क्या करते हैं, आपने रियल में वहां पे हुक नहीं लिखना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो मैंने आप लोग को सिखाया था, हुक के अंदर हम कोट्स लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, या क्वेश्चन लिखते हैं, या कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट देते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, क्योंकि टॉपिक यूथ के बारे में है, तो बड़ा इजी सा मेरे पास हुक है, 60% ओवर 60% population of Pakistan, over 60% population of Pakistan is below 30, यानी कि यूथ है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा एज एज यूजुअल। हम फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस बताते हैं, याद रखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंस का हेडिंग दे रहा हूँ, रियल में आपने कोई हेडिंग नहीं देनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि दे कैन, यानी इनकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ये 60%, ओवर 60% जो पॉपुलेशन है, दे कैन क्या कर सकते हैं ये, दे कैन ट्रांसफॉर्म, दे कैन ट्रांसफॉर्म द नेशन, पूरी नेशन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इफ गाइडेड वेल, अगर इनको सही गाइडेंस मिली तो ये पूरी नेशन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्यों, क्यों कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म, दे आर एनर्जेटिक, इनके पास बहुत सारी एनर्जी, इनमें एनर्जी होती है इस उम्र में। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें सही बन नहीं पा रहा ये, दे हैव एनर्जी, आइडियाज, स्किल्स एंड पैशन, ये चीजें इनके पास, इस वजह से ये ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली अपना थीसिस स्टेटमेंट लिख देंगे। ऑल इन ऑल, क्योंकि हमारा शॉर्ट एस्से है तो इतने ज्यादा वर्ड्स तो हमारे पास है भी नहीं। ऑल इन ऑल यूथ, ऑल इन ऑल यूथ ड्राइव, ये यूथ कैन कर देते हैं, यूथ कैन ड्राइव, ऑल इन ऑल यूथ कैन ड्राइव, ये जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, नेशनल, यूथ कैन ड्राइव नेशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय शेपिंग, हमने आउटलाइन में लिखा हुआ है ऑलरेडी, वही लिखना है यहाँ पे, बाय शेपिंग इकोनॉमी, रिफॉर्मिंग सोसाइटीज एंड सस्टेनिंग डेमोक्रेसी। ये देखें जी, ये हमारा इंट्रो हो गया। हम देखते हैं हमने कितने वर्ड्स का इंट्रो लिखा है। अच्छा, यहाँ से आल इन आल से हमारी थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं वर्ड्स हमने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 वर्ड्स हुए। थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर सकते थे, मतलब 35 तक रख सकते थे। मैंने 5-6 वर्ड ज्यादा यूज कर लिए, बट उसको हम और भी कम कर सकते थे। तो ये हमारा इंट्रो था। अब आपने इसी तरीके से, आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 300 वर्ड्स हैं, तो चार चार को आप 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 5 5 4 20, मतलब आप आराम से जो है ना, बाकी अगर आप 50-50 के भी यूज करते हैं तो 50 का ये हो गया। फॉर एग्जांपल 50 वर्ड्स आप इस पे यूज कर लो, 50 इस पे कर लो, 50 इस पे कर लो, 150 हो गए। और यहाँ पे हमने 40 कर लिए वर्ड्स यूज, तो ये हो गए हमारे पास 200। और 200 के बाद आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 40 यहाँ पे कर लो, तो वही 250 का आपका जबरदस्त किस्म का ऐसे बन जाएगा हेडमास्टर का, जो कि एक्सपेक्टेड है 250 का होगा। अच्छा, अब ये शेपिंग इकोनॉमी पे आप जब पैराग्राफ लिखोगे, पैराग्राफ राइटिंग तो मैंने आप लोग को सिखाई हुई है। अब देखो रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या फायदा होता है, ये देखो। अभी शेपिंग इकोनॉमी है, अब देखो ये हमारे पास इतने पॉइंट्स है। कैसे शेप करेगी इकोनॉमी की? इनोवेशन से, लेबर फोर्स ज्यादा होगी, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अच्छा, फिर हमने लिखा था सोशल, मतलब जो ट्रांसफॉर्म करेगी हमारे सोसाइटीज को। ये कैसे करेगी? वॉलंटियर, ये क्वालिटी एजुकेशन के जरिए, सोशल रिफॉर्म्स के जरिए से, टॉलरेंस को प्रमोट करेगी, रिलीजियस हार्मनी, ये सब कुछ आ जाएगा। फिर डेमोक्रेसी को कैसे सस्टेन करेगी? ये देखें, अवेयरनेस के जरिए से, इन पार्टिसिपेट करेगी पॉलिटिक्स के अंदर, वो वोटर टर्नआउट ज्यादा करेगी, एक्टिव होगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहेल्ड करेगी, इनोवेशन होगी। तो इस तरीके से अपहोल्ड करेगी, यानी ये वाली चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो ऐसे होता है उसको करना होता है एग्जाम में, और इसके लिए आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करनी होगी, एकदम ये नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।